ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, स्टार्ट करते हैं बेटा दोबारा वहीं से जहाँ से हमने स्टॉप किया था। सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में बेटा हम डिस्कस कर रहे थे कि इट्स अ वन मैन शो जिसमें सिंगल ओनर होता है और इसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। पार्टनरशिप के अंदर बेटा मैंने बोला दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं और पार्टनरशिप के अंदर एक वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट। वो क्या होता है बेटा? पार्टनरशिप सर बेसिकली वो एग्रीमेंट होता है सर पार्टनर्स के दरमियान। पार्टनरशिप में किसी फर्म में सर उसमें मसलन ये चीज मेंशन होती है, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ आउटलाइंस होती हैं सर, जैसे सैलरी हो गई, एक्सपेंस हो गया सर, कोई न्यू एंट्रेंट्स आया, पार्टनर आया, तो सर ये सारे उसमें बेसिकली इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट जिसके अंदर सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं कि किस पार्टनर ने कितना इन्वेस्ट किया, किसका कितना कैपिटल है, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना लॉस मिलेगा। ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रिटन ऑन अ लीगल पेपर एंड दैट लीगल पेपर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये इसमें लिखा होता है किसने कितना परफॉर्म करना है, किसकी क्या सर्विसेज हैं, कौन कितना प्रॉफिट का हिस्सेदार है, कौन कितने लॉस का हिस्सेदार है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन। अगर खुदा ना खास्ता पार्टनरशिप खत्म करनी हो तो फिर उस डीड के मुताबिक जो पार्टनरशिप खत्म होगी। अच्छा, पार्टनरशिप की लायबिलिटीज लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? अनलिमिटेड सर। सर दोनों चांसेस हो सकते हैं, लिमिटेड भी और अनलिमिटेड भी। सर ये पार्टनरशिप के सर उनके सर ये पार्टनर पर होता है, वो अपनी लायबिलिटीज सर किस तरह रखना चाहते हैं। इस तरह तो बेटा सारे पार्टनर ही अपनी लायबिलिटीज लिमिटेड ही रखवाएंगे। कौन चाहेगा उसकी प्रॉपर्टी बिके? मुझे बताएं। अगर अपनी मर्जी पे मुनहसर हो तो आप चाहेंगे कि आपकी प्रॉपर्टी बिके? आप यही चाहेंगे ना खुदा ना खास्ता अगर लॉस होता है तो सिर्फ वही लॉस हो जो बिजनेस में लगाया है। लेकिन अगर आपको ये कहा जाएगा अगर लॉस हुआ तो आपका घर भी बेच दिया जाएगा तो आप तो नहीं चाहेंगे। फिर तो कोई भी पार्टनर अनलिमिटेड की तरफ नहीं जाएगा। फिर क्या करेंगे हम? बाय डिफॉल्ट जो होती है ना बेटा, बाय डिफॉल्ट वो अनलिमिटेड होती है। बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड लायबिलिटीज हैं। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं उसमें बेटा कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का। लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होता है जब फॉर एग्जांपल आप 5 लोग बिजनेस कर रहे हैं, आपने कहा कि सर हमें पैसों की जरूरत है, आप हमें ज्वाइन करें। मैं कहता हूं चलो ठीक है यार मैं आपको ज्वाइन कर लेता हूं, लेकिन शर्त मेरी ये है कि जो पैसा मैं लगा रहा हूं सिर्फ और खुदा ना खास्ता डूबा तो यही पैसा डूबेगा, मैं अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेचूंगा। अगर आप सारे लोग विलिंग हो जाते हैं और उसको डीड में लिख लेते हैं तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। याद रखिएगा लिमिटेड पार्टनर तो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है लेकिन बेटा बाय डिफॉल्ट लायबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं। ये आप लोगों ने बैठ के डिसाइड करना है कि किसकी अनलिमिटेड रखनी, किसकी लिमिटेड रखनी। किसी ना किसी को अनलिमिटेड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपकी पार्टनरशिप जो है वो टेक प्लेस नहीं होगी। तो लिमिटेड पार्टनर ऐड किया जा सकता है। जी मरियम बेटा। सर लिमिटेड पार्टनर ये जरा दोबारा बताइएगा। लिमिटेड पार्टनर का मतलब बेटा ये होता है फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर हमें पैसों की जरूरत है, हम 5 लोग काम कर रहे हैं तो छठे आप शामिल हो जाएं पार्टनर के तौर पे। मैंने कहा ठीक है मुझे शामिल कर लें, लेकिन एग्रीमेंट में लिखो कि अगर कंपनी ये जो बिजनेस है फेल होता है तो मेरी प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, यानी मिस्टर अदनान की प्रॉपर्टीज नहीं बिकेंगी, आप लोगों की बिकेंगी। आप लोग लायबल है, आपने पेमेंटें करनी है, आपने अपने घर बेचनी, मेरे नहीं बिकेगा। तो मैं कौन सा पार्टनर बन गया? मैं लिमिटेड पार्टनर बन गया। आप सब लोग अनलिमिटेड पार्टनर हैं, यानी जब तक आप लोग पैसे वापस नहीं करेंगे आपकी जान नहीं छूटेगी। अगर आप ये डीड में लिख लेते हैं तो मैं लिमिटेड पार्टनर हो गया, आप लोग अनलिमिटेड पार्टनर हो गए। अगर आपको विलिंग होगा तो मुझे ऐड कर लें, अगर विलिंग नहीं है तो मुझे ऐड ना करें। ओके सर। यानी मेरी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी, आप लोगों की बिकेगी। गॉट द पॉइंट बेटा? यस सर। ओके, थर्ड आता है बेटा हमारे पास कंपनी। क्या होती है कंपनी? सर ये ग्रुप होता है एक जो एक ही मतलब उनका गोल होता है, उसके लिए वो सारे कंट्रीब्यूट करते हैं मनी वगैरह बिजनेस या कंपनी बनाने के लिए। नो सर। चलें ओके, अब आते हैं थोड़ा सा कंपनी की तरफ। जी बेटा कंपनी क्या होती है? व्हाट इज कंपनी? एनी आइडिया? सर जिसमें एक ग्रुप होता है वो कंट्रीब्यूट करता है कंपनी चलाने के लिए, अपने पैसे वगैरह देते हैं। बेसिकली बेटा हम कंपनी को डिफाइन करते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, यानी ये आर्टिफिशियल पर्सन होता है क्रिएटेड बाय लॉ, ये किसी लॉ के तहत बनता है। फर्क क्या है कंपनी और बाकी बिजनेसेस के अंदर?
फर्क बेटा सिर्फ ये है कि जो कंपनी और जो अदर बिजनेसेस होते हैं उस कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट होती है वो सेपरेट होती है और कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो सेपरेट होती है। देखिए सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर अगर मेरा बिजनेस है तो मैं ही मालिक हूं और मैं ही मैनेजर हूं। पार्टनरशिप के अंदर मैं ही मालिक हूं और मैं ही बिजनेस हूं। लेकिन कंपनी के अंदर ऐसे नहीं होता। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट सेपरेट होती है और ओनरशिप सेपरेट होती है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं पेप्सी कंपनी की बात करूं, अच्छा पेप्सी कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब आप किसी कंपनी के शेयर्स का वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, फाइनेंस का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने? हाँ सर। सर अब पढ़ रहे हैं। अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप लोगों को साजिद साहब पढ़ा रहे होंगे। यस सर। हाँ जी सर। ठीक है, मुझे पहले वही सब्जेक्ट मिले थे, एफएम वाले मिले थे, उसके बाद फिर मुझे ये कॉस्ट का दिया गया था। पहले वो मैंने पढ़ाने थे आप लोगों को। चलें, इट्स ओके, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, इसमें अंदर बेटा मैनेजमेंट सेपरेट होती है और इसमें ओनरशिप सेपरेट होती है। अच्छा, अब मैनेजमेंट और ओनरशिप सेपरेट होने का मतलब क्या है? यानी कंपनी को चलाता कोई और है, लेकिन जो कंपनी होती है उसके अंदर जो ओनर्स होते हैं वो अलग होते हैं। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ओनरशिप का मतलब क्या होता है? कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करती है। शेयर्स क्या होते हैं? ये एक पीस ऑफ पेपर होता है। जब कंपनी को पैसों की जरूरत पेश आती है तो कंपनी मार्केट में अपने नाम से पेपर निकालती है। उस पेपर का नाम अगर शेयर है तो उसको हम शेयर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल उस पेपर की प्राइस है 10 रुपए, हम 10 रुपए कंपनी को दे देंगे और वो पेपर खरीद लेंगे। इस तरह कंपनी 10-10 रुपए के हिसाब से बहुत से लोगों से पैसा इकट्ठा कर लेगी। जो पर्सन कंपनी का शेयर खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। यानी वो पर्सन जिसने कंपनी का शेयर खरीदा होगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा और वो शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल हम 10 लोग बैठे हुए हैं, हम 10 लोगों ने पेप्सी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं। मैंने 10 शेयर खरीदे हैं, किसी ने 20 खरीदे हैं, किसी ने 30 खरीदे, किसी ने 40 खरीदे हुए हैं। चाहे आपने एक भी शेयर खरीदा है, आप कंपनी के ओनर कहलाएंगे। तो जितने का आपने पैसे लगाए उतनी आपको उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आपको मिलती रहेगी। ये ओनर्स कहलाएंगे। कंपनी और भी पेपर इशू करती है मार्केट में। कंपनी फॉर एग्जांपल बॉन्ड इशू करेगी। कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। मुख्तलिफ नाम बोल रहा हूँ, पेपरों के बहुत से नाम हो सकते हैं। सिर्फ वाहिद बेटा ऐसा पेपर जिसका नाम शेयर है वो आपको ओनरशिप देगा। बाकी आप कंपनी का कोई भी पेपर खरीदेंगे तो कंपनी के ऊपर आपको ओनरशिप नहीं मिलेगी। अगर आपने कंपनी का पेपर जिसका नाम शेयर है वो खरीदा है तो आप कंपनी के मालिक कहलाएंगे। अब हम लोग तो सपोज करें कि हम सबके पास शेयर्स हैं पेप्सी कंपनी के, हम तो यहाँ बैठे क्लास ले रहे हैं, हमें क्या पता पेप्सी कंपनी में इस वक्त क्या हो रहा है, पेप्सी कंपनी क्या करने जा रही है, कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रही है। पेप्सी कंपनी को चला कौन रहा है? पेप्सी कंपनी को बेटा चला रहा है ये मैनेजमेंट। ये जो लिखा है ना वर्ड मैंने मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट क्या होती है? मैनेजमेंट बेटा होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहां से आते हैं? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बेटा आते हैं थ्रू वोट। और वोट कौन डालता है? वोट डालते हैं बेटा आपके शेयर होल्डर्स। यानी लोग खड़े होते हैं, शेयर होल्डर जी, लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के ऊपर, बीओडी के इलेक्शन के ऊपर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के इलेक्शन के ऊपर, और हम लोग वोट डालते हैं। जिस तरह आप इसकी सिंपल एग्जांपल ले लें, एमएनए एमपीएस, हमारे एमएनए एमपीएस खड़े होते हैं तो हम उनको वोट डालते हैं। वो जब बन जाते हैं तो फिर आगे मैनेजमेंट आ जाती है जिसमें वजीर आजम, वजीर आला, फलाना 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 कबीना सारी बन जाती है। अब हमारे मुल्क को चला कौन रहा है? वो मैनेजमेंट चला रही है। लेकिन इस मुल्क के शेयर होल्डर कौन है? हम लोग शेयर होल्डर हैं। यानी हमें फायदा या नुकसान होगा। जितना मुल्क अच्छा चलेगा फायदा किनको होगा? हम शेयर होल्डर्स को फायदा होगा। जितना मुल्क बुरा चलेगा नुकसान किसको होगा? हम शेयर होल्डर्स को होगा। तो बेसिकली जब हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन्होंने कंपनी को इतनी अच्छी तरह से रन करना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, ज्यादा से ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट मिले। और जब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट किसके पास जाएगा? वो हम लोगों के पास आएगा, हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं साथ ही यहाँ पे मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों के फाइनेंस में भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वहां भी ये आपको हेल्प आउट करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ जी गोल ऑफ कंपनी क्या है, किसी भी कंपनी का मेन गोल क्या होता है, तो बेटा आपको क्या, किसी भी बिजनेस का क्या गोल होता है? चलिए ये बताएं, आप बिजनेस क्यों शुरू करते हैं? सर अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ऐसे ही है ना? यस सर। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, ये आपका मेन गोल होता है। तो आजकल जो नई टर्म यूज हो रही है बेटा वो हो रही है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन।
बात एक ही है, Yes, sir. थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, अगर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा तो फायदा किसको होगा? शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, हमें फायदा होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर हमें कैसे फायदा होगा? देखिए, जब आप किसी भी कंपनी का बेटा शेयर खरीदते हैं ना, तो वो पेपर आपको दो तरह से कमा के देता है। एक तो उसके ऊपर आपको मिलता है डिविडेंड, ये मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपके सामने। आप किसी भी कंपनी का पेपर खरीदते हैं शेयर, अब आपने कहा मैंने 10 रुपए कंपनी को देके मैंने पेपर खरीद लिया, अब ये पेपर मुझे क्या फायदा देगा? बेटा ये पेपर आपको दो तरह से फायदा देगा। एक तो उस पेपर के ऊपर आपको मिलेगा डिविडेंड। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, ये डिविडेंड क्या है? डिविडेंड बेटा प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स के दरमियान तकसीम किया जाता है, उसको डिविडेंड बोलते हैं। यानी अब जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ हिस्सा जो है वो आपके शेयर होल्डर्स के दरमियान बांटा जाएगा। तो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। तो इस मैनेजमेंट का काम क्या है? इस मैनेजमेंट का बेटा काम ये है कि इसने ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा के देना है। यानी ये कंपनी को इतनी अच्छी तरह से चलाए कि कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में जाए। फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड कैसे मिलता है, मैं छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मैं कहता हूँ ये कंपनी को 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ और मार्केट में इस वक्त जो शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल वो 1 लाख शेयर है मार्केट में, 1 लाख पेपर है जो मुख्तलिफ लोगों के पास है, तो आंसर निकला 5 रुपीज। इसका मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक शेयर है कंपनी का तो मुझे इस 5 लाख में से 5 रुपए डिविडेंड के मिल जाएंगे। आपके पास 10 शेयर है, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, आपको 50 रुपए डिविडेंड मिल जाएंगे। किसी के पास 1000 शेयर है, उसको 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो, उसको 5000 डिविडेंड का मिल जाएगा, एंड सो ऑन। ये जो बेटा आपके पास अमाउंट है, ये अमाउंट जितनी बढ़ती जाएगी प्रॉफिट वाली, डिवाइड तो उसने लाख लोगों में ही होना है। तो अगर ये 5 लाख की बजाय 6 लाख हो जाए, ये 6 लाख की बजाय 10 लाख हो जाए, तो ये आपका पर शेयर जो है प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इस मैनेजमेंट का काम ये है कि इसने इतनी अच्छी तरह से कंपनी को चलाना है कि कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। जब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देगी, और वो डिविडेंड किनके पास आएगा? हम लोगों के पास आएगा, शेयर होल्डर्स के पास आएगा। गॉट द आइडिया ऑफ डिविडेंड बेटा? डिविडेंड समझ आ गया? Yes, sir. Yes, sir. पार्ट ऑफ प्रॉफिट, मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स। डिविडेंड की डेफिनेशन क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर, यानी प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हम शेयर होल्डर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। अच्छा, अगला वर्ड है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का मतलब क्या होता है? कैपिटल गेन का बेटा मतलब होता है इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ शेयर। इंक्रीज इन प्राइस क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा, कुछ दिनों के बाद उसकी प्राइस जो है वो मार्केट में 20 रुपए हो गई, तो 10 रुपए आपको प्रॉफिट मिल रहा है ना, 10 का खरीदा था 20 का बेच दिया, तो 10 रुपए आपको क्या मिला? कैपिटल गेन मिला। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि शेयर की प्राइस कैसे बढ़ती है? बेटा शेयर की प्राइस तब बढ़ेगी जब कंपनी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी तो उसकी मार्केट रेपुटेशन बढ़ेगी, और जब मार्केट रेपुटेशन बढ़ेगी कंपनी की तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी? जब रेपुटेशन बढ़ेगी तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, और जब उसकी डिमांड बढ़ेगी तो उसके शेयर की प्राइसेस ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगी? इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी। जब भी मार्केट में किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो बेटा उसकी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर जाती है। जी बेटा, यहाँ तक समझ आ गई? डिविडेंड कैपिटल गेन, यानी कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उसकी रेपुटेशन उतनी बढ़ेगी, और जितनी रेपुटेशन बढ़ेगी उसकी प्राइसेस मार्केट में इंक्रीज होंगी। अब ये दोनों काम किसने करने हैं? ये दोनों काम बेटा आपकी इस मैनेजमेंट ने करने हैं। ये मैनेजमेंट जितनी अच्छी तरह कंपनी को चलाएगी इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोग सोचेंगे ये एक अच्छी कंपनी, हमें यहाँ पैसा लगाना चाहिए, तो उसके शेयर की डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड बढ़ेगी तो आपको कैपिटल गेन मिलेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी। तो कंपनी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इट्स अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। इसको सेपरेट लीगल आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? इसकी एग्जांपल भी सुन लें। अब फॉर एग्जांपल हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बंदे ने फ्रॉड कर दिया किसी कंपनी के साथ, तो कंपनी ये नहीं कहे कि मिस्टर अदनान ने फ्रॉड किया, या मिस्टर हसनैन ने फ्रॉड किया, या मरियम ने फ्रॉड किया, या साकिब ने फ्रॉड किया। नाम क्या आएगा? पेप्सी कंपनी ने फ्रॉड किया, कोक कंपनी ने फ्रॉड किया, नेस्ले कंपनी ने फ्रॉड किया।
तो इसलिए इसको हम एज ए ह्यूमन बींग्स के तौर पर ट्रीट करते हैं, इट्स एन आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसको हम इंसान की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन बेटा उसका लॉस हमें भी बियर करना पड़ेगा। जब कंपनी किसी के साथ फ्रॉड करेगी तो उसकी रेपुटेशन गिरेगी, जब रेपुटेशन गिरेगी तो प्रॉफिट भी गिरेगा, जब प्रॉफिट गिरेगा तो प्राइसेस भी गिरेंगे शेयर की, तो अल्टीमेट लॉस हमें ही होगा। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि पुलिस मुझे गिरफ्तार करने आ जाएगी, पुलिस इंक्वायरी करेगी एंड डेफिनेटली जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा उसी को पकड़ा जाएगा। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसी को पकड़ा जाएगा। जी बेटा हसनैन। सर मैनेजमेंट में से भी कोई बंदा शेयर होल्डर हो सकता है, मैं वही शेयर बताने लगा, परचेज मैं बेटा आपको वही बताने लगा अभी हम थोड़ा सुनते जाए, आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी मैं आपके सामने अभी एक अगला कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूँ एजेंसी प्रॉब्लम का, वहां मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा यही क्वेश्चन आपका इसी के अंदर है। ओके, तो ये यहाँ तक बेटा अंडरस्टैंड हो गया आपको जो मैंने अभी बोला कि मैनेजमेंट के अंदर क्योंकि ये सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, इसलिए इसको हम ह्यूमन बीइंग की तरह ही ट्रीट करेंगे। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। सर प्रॉफिट और वेल्थ में क्या फर्क है? मैं बताता हूँ बेटा, प्रॉफिट का मतलब होता है कि वो चीज जो कंपनी कमा रही है दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल कंपनी ने 5 लाख रुपया कमाया, वो प्रॉफिट है। वेल्थ, उस प्रॉफिट में से कितना हिस्सा आपके हिस्से में आ रहा है, यानी फॉर एग्जांपल 5 लाख का 5 लाख मुझे तो नहीं मिल जा रहा ना, मुझे 5 लाख का 5 लाख तो नहीं मिलेगा मुझे, उसमें से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 शेयर था, 5 रुपए डिविडेंड के मिले तो 50 रुपए मेरी वेल्थ में इजाफा हो गया। अच्छा, दूसरी तरफ कैपिटल गेन है, तो कैपिटल गेन जो है वो भी मेरी वेल्थ में इजाफा करेगा। वेल्थ का मतलब बेटा ये है, ये दोनों चीजें अटैच हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि ये अटैच नहीं है, फर्क सिर्फ ये है कि प्रॉफिट जो है ये होल अमाउंट को डिस्कस कर रहा है, होल जो कंपनी कमा रही है, और जो वेल्थ का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल आपके शेयर होल्डर्स को इंडिकेट कर रहा है। और जितना प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी वेल्थ बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? डिविडेंड ज्यादा मिलेगा। कैसे बढ़ेगी? कैपिटल गेन ज्यादा मिलेगा। तो ये दोनों वर्ड जो है वो इंटरलिंक्ड है। अंडरस्टैंड बेटा? प्रॉफिट को आप कह लो कि कंपनी की होल अमाउंट जो कंपनी कमा के दे रही है, उसमें से जितनी चीजें आपके हिस्से में आके आपकी वेल्थ को इंक्रीज कर रही है वो आपकी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। तो ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, मैं कहता हूं आपको। और ये ज्यादा से ज्यादा कब मिलेगा? जब प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। कंपनी की जो लायबिलिटीज होती है बेटा वो लिमिटेड होती है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट मैं पहले बता चुका हूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ द ओनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। खुदा ना खास्ता आज कंपनी डूब जाती है, मैंने आज शेयर खरीदे 10 रुपए का, तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि 10 रुपए के शेयर के बदले मेरा घर भी बिक जाएगा, मेरी गाड़ी भी बिक जाएगी। नो, कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा। जिसको पैसे मिल गए, जिसको पैसे नहीं मिले, कंपनी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। कंपनी पैसे वापस नहीं करती, सिर्फ जितने उसके एसेट्स हैं वो बेचे जाएंगे। एक लिस्ट बनेगी, उस लिस्ट के हिसाब से जिसको पैसे मिल गए, जिसके पैसे रह गए वो कंपनी लायबल नहीं है पे करने की। सो दैट्स व्हाई कभी आप ऐड वगैरह देखें तो अक्सर लिखा आता है ना पेप्सी कोला प्राइवेट लिमिटेड, कोका कोला प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड। जब भी एंड पे लिमिटेड का वर्ड आएगा, लिमिटेड का वर्ड आएगा तो अंडरस्टूड होगा कि उसकी जो लायबिलिटीज हैं वो लिमिटेड है। जी बेटा, यहां तक प्रॉब्लम कंपनी समझ आ गई? सर सिर्फ सोल प्रोप्राइटरशिप की अनलिमिटेड होती है, पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड बोली है बेटा मैंने। सोल प्रोप्राइटरशिप की भी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप की भी अनलिमिटेड है, लेकिन पार्टनरशिप के अंदर आप लिमिटेड पार्टनर को लेके आ सकते हैं। गॉट द आइडिया? यस सर। जी ओके। अच्छा, अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा तो मैं उसका भी आंसर देना है मैंने आपको। अच्छा, अब इसी के ऊपर बेटा आ जाए, अभी मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं। सपोज करें कि आपकी जो मैनेजमेंट है बेटा वो सही तरह से काम नहीं कर रही। जो आपने मैनेजमेंट सिलेक्ट किया, आपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सिलेक्ट किए, मैंने बोला कि इनका काम था कि ये कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट की तरफ लेके जाए। लेकिन बेटा अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने पर्सनल बेनिफिट को सामने रखते हैं और कंपनी के गोल को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं फाइनेंस मैनेजर हूं आपकी कंपनी में, मैंने देखा जी कि एक प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट को शुरू करवाता हूं तो कंपनी लॉस हो जाएगा फ्यूचर में जाके, लेकिन उस प्रोजेक्ट को शुरू करने पर मुझे कमीशन मिल रहा है। मैंने क्या किया? मैंने कमीशन खाया, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट शुरू हो गया, मैं तो कमीशन लेके बैठा हूँ कंपनी के अंदर, लेकिन नुकसान किसको हुआ? अल्टीमेट नुकसान कंपनी को हुआ। और कंपनी को नुकसान होने का मतलब किसको नुकसान हुआ? शेयर होल्डर्स को नुकसान हुआ। क्योंकि कंपनी लॉस में जाएगी तो हम लॉस में जाएंगे, क्योंकि हमें डिविडेंड कम मिलेगा, हमें कैपिटल गेन कम मिलेगा। तो ये सारी चीजें, जिस तरह आजकल बेटा हमारे मुल्क के हालात हैं, अगर हमारे मिनिस्टर्स करप्शन कर रहे हैं तो उसका अल्टीमेट नुकसान किसको हो रहा है? हम लोग को नुकसान हो रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है मुल्क के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती जा रही है, हालांकि करप्शन वो कर रहे हैं।
अगर बेटा मैनेजमेंट अपना काम सही तरह से नहीं करती, जो मैंने अभी बोला कि हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को सिलेक्ट किया था वोटिंग के जरिए, वो सही तरह से काम नहीं कर रहे, तो फिर शेयर होल्डर जो है वो ओनर है, हम लोग ओनर हैं, हमारे दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होंगे। उस कॉन्फ्लिक्ट का बेटा नाम होता है एजेंसी प्रॉब्लम। अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन बनेगी, द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। और ये कॉन्फ्लिक्ट्स कब क्रिएट होंगे? आपने मैनेजमेंट को बैठाया था कि कंपनी को अच्छी तरह से चलाओ, अब कंपनी जब अच्छी तरह से नहीं चला रही तो फिर हम क्या करेंगे? हम उनसे पूछेंगे भाई हमें लॉस हो रहा है। जिस तरह आजकल बेटा अगर आपके मिनिस्टर सही काम नहीं कर रहे तो हम सड़कों पे आने का सोच रहे हैं, लोग हड़तालें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, जुलूस कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो जितना कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा होगा एजेंसी प्रॉब्लम उतनी ही ज्यादा होगी, और ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो हमारे बेनिफिट के लिए काम करे, ना कि अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए। अब एमएनए और एमपीएस किसके लिए सिलेक्ट किए गए? हमने अपने लिए सिलेक्ट किए थे कि ये इतना अच्छा तरह मुल्क को चलाएं कि हमें फायदा हो। लेकिन अगर वो अपनी जेबें भरते रहेंगे और मुल्क को नुकसान पहुंचाते रहेंगे तो अल्टीमेट नुकसान तो हमें ही पहुंच रहा है, हमारे बच्चों को पहुंचेगा, आगे आने वाली नस्लों को पहुंचेगा। तो जब ये चीज शुरू हो जाती है, मैनेजमेंट सही तरह से काम नहीं करती, तो फिर शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होती है, और उन कॉन्फ्लिक्ट्स को बेटा हम नाम देते हैं एजेंसी प्रॉब्लम का। सपोज करें कि एजेंसी प्रॉब्लम आ गई, एजेंसी प्रॉब्लम आ गई, आपने जो मैनेजमेंट सिलेक्ट की थी वो बेटा सही तरह से काम नहीं कर रही आपकी कंपनी की। अब आपने मालिक बन के सोचना है, आप मालिक हैं, मैं आपकी मैनेजमेंट हूं, समझ लें, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं, आपने मुझे ठीक करना है। अच्छे से अच्छा तरीका बताएं और बुरे से बुरा तरीका बताएं मुझे ठीक करने का। यानी आप अपने आप को मालिक समझें, आपकी जो मैनेजमेंट है वो सही काम नहीं कर रही, अब आपने अपनी मैनेजमेंट को ठीक करना है। अच्छा तरीका भी बताएं और बुरे से बुरा तरीका क्या अप्लाई कर सकते हैं, वन बाय वन बोलें। सर अच्छा तरीका तो होगा सर एक सेकंड ऑप्शन देने का। क्या दे देंगे? सर सेकंड ऑप्शन देगा सर, दोबारा मौका। अच्छा, सेकंड चांस दे देंगे, चलें, ओके जी सर। ठीक है। और सर बुरा तरीका होगा उनको सर, उनका अपना सामान उठाया जहाँ से चले जाए। फायर फ्रॉम जॉब, सिंपल, सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, फायर फ्रॉम जॉब, यानी आप उनको नौकरी से निकाल सकते हैं। और यस सर। सोचिए बेटा क्या हो सकता है? जी बेटा, और साक्षी यहाँ बोलिए। सर उसके सर सर उन पे जो यानी सर उसके रिस्ट्रिक्शंस प्रॉफिट लगाई में हैं से सारे वो या कम पे में करनी से सर है। पैसे काट लिए जाएंगे। ओके, यानी आप कह रहे हैं कि आप उनकी पेमेंट यानी उनको थ्रेट करें, चलें चलें, मैं इसको गलत हूँ, थ्रेट थ्रेट करें उनको, थ्रेट मीन वार्निंग लेटर कह लें, चलें। मैं थोड़े से वर्ड लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाए। आप उनको वार्निंग दें कि भाई हमने आपकी तनख्वाह काट लेनी अगर आपने सही तरह से काम ना किया, और मे भी आप काट भी लें तनख्वाह। ओके, फिर और इसके अलावा उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें बेटा कि कौन सही काम कर रहा है, कौन सही काम नहीं कर रहा, मॉनिटरिंग की जा सकती है, उनकी ट्रेनिंग की जा सकती है बेटा। मे पॉसिबल कि किसी बंदे को काम करना नहीं आ रहा तो आप उसकी ट्रेनिंग कर दें, जिसको हम बोलते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ये अच्छे बुरे मैं दोनों लिख रहा हूँ। और बोलने बेटा, तो माइंड सर में आ उनके परफॉर्मेंस के बेस पे उनको अगर रिवॉर्ड दी जाए तो सर वो ओके, एक तरह की इंसेंटिव्स, प्रॉब्लम क्रिएट बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इंसेंटिव्स ऑन परफॉर्मेंस बेस। उन्हें बोलेंगे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा परफॉर्म करेंगे तो तनख्वाह काट लेंगे। ओके, यहाँ पे बेटा मैं एक और लिख रहा हूँ, ये देखें, जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट ने, शेयर ऑफर कर दें उनको। अच्छा, शेयर ऑफर करने से क्या, कैसे ये प्रॉब्लम कम होगी? सर क्योंकि वो फिर कंपनी का शेयर होल्डर ही बन जाएगा। वो कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, फिर उनको इससे प्रॉब्लम कैसे कम हो जाएगी? सर उसे खुद सर, एहसास सर होगा फिर कि मैं उसको सोच कंपनी का होगी ना शेयर कि होल्डर इसमें हूं, तो मेरे भी शेयर्स हैं और मेरा पैसा लगा है। डेफिनेटली इसको पता होगा कि अगर कंपनी लॉस में गई तो मेरा यस भी सर, डिविडेंड डूबेगा, कंपनी यस लॉस में सर। गई तो मुझे भी कैपिटल गेन नहीं मिलेगा। एक सेकंड बेटा जरा बोलो।
जी बेटा, तो जब वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाए, आवाज आ रही बेटा मेरी आपको? यस सर। ओके, वीडियो नहीं ना शो हुई, मैं इसलिए कह रहा हूँ। ओके जी, तो जब बेटा वो कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे तो उनको पता है कंपनी प्रॉफिट में गई तो हम प्रॉफिट में जाएंगे, कंपनी लॉस में गई तो हम लॉस में जाएंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू रिड्यूस इट, ये देखिए मैंने यहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा हाउ टू रिमूव इट, मैंने रिमूव का वर्ड क्यों नहीं लिखा? मैं यहाँ पे रिमूव भी तो कहते हैं ना, इस प्रॉब्लम को रिमूव कर दिया जाए। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं आपकी मैनेजमेंट हूँ, आप शेयर होल्डर्स हैं, आपका और मेरी क्लैश हो गया, आप कहते हैं हमें सर अदनान से नहीं पढ़ना, हमें इनकी समझ नहीं आती, आप मैनेजमेंट के पास चले गए सर अदनान को चेंज कर दिया जाए, तो उन्होंने मुझे चेंज कर दिया, तो क्या प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गई? लेकिन मैं कहूंगा फिर भी प्रॉब्लम रिड्यूस हुई है। कंपनी तो वही है ना जिसमें सर काम कर रहे हैं, नहीं, मैनेजमेंट चेंज होगी तो फिर क्या होगा? मैनेजमेंट देखिए, मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही तो प्रॉब्लम तो मैं देखिए, मैंने एजेंसी प्रॉब्लम सर हम मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, हम खत्म तो नहीं ना करेंगे। नहीं, यार मेरी बात नहीं समझे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड शेयर होल्डर इज कॉल्ड एजेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, मैं मैनेजमेंट हूं, आपने मुझे चेंज कर दिया, नई मैनेजमेंट आ गई, तो प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गई? प्रॉब्लम तो मेरे साथ थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं मैनेजमेंट था, आपने मुझे चेंज कर दिया, नया फाइनेंस मैनेजर ले आए, क्या आने वाली भी मैनेजमेंट वैसी हुई, फिर क्या करें? ये अच्छा नहीं कि दैट्स द राइट आंसर। Where there is a human being, there is a problem. क्या गारंटी है कि जो आने वाला फाइनेंस मैनेजर होगा उससे आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा? मे भी वो मुझसे भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। अगर मेरे से आप 10 लोग सेटिस्फाई नहीं है, अगला टीचर है, मे भी उससे अगले 10 वाले स्टूडेंट सेटिस्फाई ना हो, तो where there is a human being, there is a problem. ये बात याद रखिएगा, जहां बेटा ह्यूमन बीइंग्स होंगे वहां पे ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगा। आप जितने अच्छे दोस्त मर्जी हो, आप जितने भी अच्छे दोस्त मर्जी हो बेटा, लेकिन जब तक आप लोग आपस में किसी ना किसी बात के ऊपर आपका इख्तलाफ जरूर होता होगा, 100% आप भी किसी बात पे एग्री नहीं करते होंगे। सेफगार्ड की ऐड आती है ना, साबुन गुजरता तो एक जरासीम बच जाता है, वो भी ये कहते हैं कि दे आर रिड्यूसिंग द जर्म्स, दे आर नॉट रिमूविंग द जर्म्स। एक जरासीम बचने का मतलब क्या है कि दे आर रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, दे आर नॉट रिमूविंग द प्रॉब्लम। सो दैट्स व्हाई हम लोगों ने ये कोशिश करनी है कि जो हमारी मैनेजमेंट है वो अच्छी से अच्छी तरह परफॉर्म करे। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो शेयर्स ऑफरिंग है। आप उनको शेयर ऑफर कर दें, उनका अपना इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा कि यार अगर कंपनी लॉस में गई तो हम भी लॉस में जाएंगे। लेकिन कुछ लोग बेटा फिर भी ठीक नहीं होंगे, वो कहते हैं चलो यार कोई नहीं, कितना का नुकसान हो जाएगा, मेरे पास 100 शेयर है, तो 1000 का या 2000 का या 2 लाख का नुकसान हो जाएगा, तो मुझे 20 लाख रुपए मिल रहा है। वो फिर भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो फिर उनका हल होता है कि उनको जॉब से निकाल दिया जाए। जहां तक बेटा कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, और उसके बाद एजेंसी प्रॉब्लम बेटा, यहां तक इश्यू तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। नो सर।
सर बंदे को शेयर्स के मुताबिक सर मिलते हैं रिटर्न में। जी हसनैन दोबारा बोले बेटा, Dividend। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। सर मैंने कहा बंदे को शेयर्स के मुताबिक डिविडेंड वगैरह मिलता है जी प्रॉफिट, बेटा, या उससे ज्यादा भी मिलता है। जी जिस तरह मैंने अभी बताया कि फॉर एग्जांपल टोटल प्रॉफिट हुआ था 5 लाख और मार्केट में शेयर है 1 लाख, 1 लाख पेपर है मार्केट में, तो क्या किया जाता है, टोटल प्रॉफिट को टोटल नंबर ऑफ शेयर्स पे डिवाइड कर दिया जाता है। तो आंसर निकला 5 रुपीज पर शेयर, यानी जिसके पास एक शेयर होगा उसको 5 रुपए मिलेंगे। और ये हर साल कैलकुलेशन होती है, किसी साल 5 रुपए मिल गए, किसी साल 10 रुपए भी हो सकता है, किसी साल 3 रुपए भी रह सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा डिविडेंड मिलेगा और पर शेयर के हिसाब से मिलेगा। आपके पास 100 शेयर है, 100 मल्टीप्लाई बाय 5, आपको 500 रुपया डिविडेंड का मिल गया। मेरे पास 1000 शेयर है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, मुझे 5000 रुपया मिल गया। और इस तरह ये 5 लाख रुपया 1 लाख लोगों में तकसीम हो जाएगा। तो नंबर ऑफ सर शेयर्स के मैक्सिमम हिसाब से बंदा depend कितने शेयर्स खरीद सकता है एक कंपनी के? ये बेटा डिपेंड करता है लॉट के ऊपर। जब ये कोई भी कंपनी जब फर्स्ट टाइम मार्केट में शेयर इंट्रोड्यूस करवाती है ना, नॉट मोर देन 50%, यानी 50% से ऊपर नहीं आप जा सकते, क्योंकि अगर आप 50% से ऊपर जाएंगे तो फिर आप मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं। 47%, 46%, 45%, लेकिन इतनी ज्यादा परसेंटेज भी लोगों को लेने नहीं दी जाती। क्यों? क्योंकि जब आप मेजर शेयर होल्डर बन जाते हैं तो फिर आप ब्लैकमेल कर सकते हैं। पाकिस्तान में लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे खरीद लिए, अपनी बहन के नाम पे खरीद लिए, भाई के नाम पे खरीद लिए, कजन के नाम पे खरीद लिए, नौकर के नाम पे खरीद लिए। होते वो खुद ही हैं, लेकिन सामने जो नाम आ रहा होता है वो किसी और का आ रहा होता है। अक्सर अभी आप स्टॉक मार्केट देखो, कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अक्सर ये काम हो रहा होता है। और स्टॉक हमारी एक अदारा है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, SECP, उसका यही काम है कि किसी एक बंदे के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर्स नहीं आने चाहिए। तो वैसे जो रूल है, नॉट मोर देन 50%, यानी 50% तक भी आपने नहीं जाना, उससे नीचे नीचे ले सकते हैं आप। और बेटा कोई क्वेश्चन? सर अगर किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह खरीदने हो तो इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम परचेज कर सकते हैं? बेटा इसके या लिए कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते ब्रोकर्स हैं? अवेलेबल है, KSE की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे ब्रोकर्स लिस्टेड ब्रोकर्स अवेलेबल हैं। वो ब्रोकर्स के पास आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, फिर वो ब्रोकर जो हैं वो आपके साथ डील करते हैं, जी बताएं किस कंपनी का शेयर खरीदना है, फिर आप बताते हैं जी मैंने फलां कंपनी का खरीदना है, उतनी अमाउंट की वो आपको शेयर्स खरीद देते हैं। यानी आप खुद डायरेक्ट जाके नहीं खरीद सकते, आपको किसी न किसी ब्रोकर का सहारा लेना पड़ेगा। तो सर इसमें तो फ्रॉड वगैरह कभी हो सकता है या नहीं? लाइसेंस्ड मैंने बोला, जो कराची अच्छा, स्टॉक ठीक। एक्सचेंज के ऊपर लाइसेंस्ड लोग हैं उनकी लिस्ट है, उनके अलावा जाएंगे तो फिर फ्रॉड ही जी है। सर, जी अगर वो बिल्कुल फ्रॉड ठीक। करेंगे, देन KSE इज रिस्पांसिबल, वो आपको पे करेगा। ठीक हो गया सर। बल्कि KSE, सॉरी मैं बार बार KSE का वर्ड यूज कर रहा हूँ, वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हो गया। अब KSE का वर्ड यूज नहीं करना, आप लोगों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वर्ड यूज करना है। ओके सर। ठीक है बेटा। सर जो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बैठे होते हैं वो ब्रोकर होते हैं? जी जी, वो ब्रोकर ही होते हैं बेटा, वो यही काम कर रहे होते हैं, किसी से सर खरीद वो रहे हैं, किसी को मैनेजमेंट बेच- में भी आते हैं? जी जी बोले। सर वो मैनेजमेंट में का हिस्सा है? वो बेसिकली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है ना, ये बेटा एक अदारा है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पे बैठ के आप मुख्तलिफ कंपनीज की चीजों को खरीद फरोख्त कर रहे हैं। ठीक है सर। अगर आपको लॉस होता है तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आपको पे नहीं करेगा। आप देखिए, आप समझ लें कि उन्होंने आपको जगह दी हुई है बैठ के काम करने के लिए, इस तरह समझ लें इसको। ठीक है बेटा। अब सर उस हमारी सूरत वीडियो में एंड हमारी लायबिलिटी सर लिमिटेड होगी? सॉरी दोबारा बोलें इसमें। सर स्टॉक एक्सचेंज में सर अब अगर हमने शेयर्स परचेज किए सर, उस सूरत में हमारी लिमिटेड लायबिलिटी होगी? बेटा किसी भी कंपनी के खरीदोगे ना, किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे, वो लिमिटेड ही होते हैं, उनकी लायबिलिटीज लिमिटेड ही होती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी है। हमें जो लॉस होगा वो ये लॉस होगा कि हमारे शेयर का पैसा डूब जाएगा, बस, इसके अलावा हमारी प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अच्छा बेटा 1 मिनट से कम टाइम रह गया, आप स्क्रीनशॉट ले लिया एक बंदा, और मुझे ना अटेंडेंस व्हाट्सएप करनी है। अभी हमारी मीटिंग एंड हो रही है, लास्ट मिनट जा रहा है, तो यहीं तक हम स्टॉप करेंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन हुआ तो फिर आप दोबारा यहीं से मुझसे क्वेश्चन ही कर सकते हैं दोबारा, मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा दोबारा एजेंसी प्रॉब्लम से। ठीक है बेटा। सर अब कल क्लास नहीं ना होगी? नहीं कल नहीं, अब जो मैंने आपको बता दिया बेटा उसी तरीके से चलाएंगे। सर अब ये यहाँ पे एंड हो जाएगी ना?